आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड चैप्टर्स के कुछ बेसिक टर्म्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में और बॉन्ड सिमेट्री और ज्योमेट्रिस वगैरह के बारे में। हमारी टर्म्स क्या है? बॉन्ड पैरामीटर्स। हम पढ़ेंगे आज बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। जैसे मान लो कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया है कि बॉन्ड बनते हैं, कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। हाँ, वो 100% कोवेलेंसी आयनिक बॉन्ड नहीं शो करते, फेजान रूल आ जाता है बीच में नया, वो अलग बात है। बट बाकी हमने बॉन्ड्स कितने टाइप्स के पढ़े? हमने बॉन्ड्स पढ़े हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, ये सब पढ़े हैं। उनमें हम क्या पढ़ रहे थे? एक तो बॉन्ड ऑर्डर पढ़ रहे थे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, डबल बॉन्ड होता है सिग्मा पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में होता है सिग्मा पाई सिग्मा। ये सब पढ़ते आ रहे हैं। और वीबीटी में हमने क्या देखा था? वीबीटी में हमने ये सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब के बारे में पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे कि हम पता कैसे लगाते हैं। हम पता कैसे लगाते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है। अब आप बोलोगे हमने ऑक्टेट रूल से पता लगाया था जब हम ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर कर रहे थे, तो उसके बेसिस पे हमने देखा था कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही कुछ इस तरीके से हो रही थी कि ठीक है, तो हमने ये समझ आ गया। बट जो ऑक्टेट रूल था, क्या वो सारे एलिमेंट्स के लिए सफिशिएंट था? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं था, तभी तो उसकी लिमिटेशंस बन गई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे ये क्या लिखा है मैंने, HHO, ये है हमारा H2O का बॉन्ड। अब ये बॉन्ड की सिमेट्री देखो कैसी है, कुछ इस तरीके से बेंट हो रखी है ना, और बीच में एंगल है 104.5 डिग्री का, ये एंगल है। तो ये एंगल साइंटिस्ट ने कैसे मेजर किया था? देखो हमारे एनसीईआरटी में ना इस पे कुछ ज्यादा नहीं है, इसकी डेफिनेशंस दे रखी है और एग्जाम में इसके बेसिस पे एक आधी डेफिनेशन पूछ लिए जाते हैं। बट मैं आज आपको ना, हम मतलब एकदम अच्छे से बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे कि साइंटिस्ट देखो भगवान तो थे नहीं कि उनको पता ही चल गया था कि इसके बीच में इतना एंगल है, इसके बीच में इतना ऑर्डर है, ये शेप ऐसी होगी, ये बैंड होगी, ये होगी, ऐसा तो होता नहीं है। उन्होंने कौन सा ट्रिक, उन्होंने कौन सा मेथड अप्लाई किया था? उन्होंने ये समझने के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाला, बॉन्ड एंगल निकाला, जो बॉन्ड पैरामीटर्स और टोटली जो बॉन्ड पैरामीटर्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कौन से ट्रिक यूज की थी? आता है ना दिमाग में भी भाई, कौन से की होगी? ये तो रटने वाली चीज होगी कि कितना क्या एंगल है, कितना क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। अरे बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ देखो क्या होती है। हमने कल क्या देखा था? हमने कल ये देखा था बीबीटी में कि ये एक ऑर्बिटल था S और ये दूसरा ऑर्बिटल था। ये जब पास पास आ रहे थे तब इनके बीच में क्या हो रही थी? ओवरलैपिंग हो रही थी। अब आप देखो, एक S ऑर्बिटल, ये एक, ये इनके बीच की लेंथ होगी ना, अभी लेंथ ज्यादा है, दूरी है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कैसे बन रहा है? ओवरलैपिंग होके बन रहा है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग से, यहाँ पे ओवरलैपिंग से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे लेंथ देखो आप, यहाँ पे लेंथ कितनी कम है। यहाँ पे लेंथ देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों न्यूक्लियाइस के बीच में लेंथ ना कितनी कम है। लेकिन आप इस बॉन्ड को, नॉट बॉन्ड, इस एटम को, इस एटम को, इन दोनों ऑर्बिटल्स की जब लेंथ देखोगे तो देखो कितनी ज्यादा है। तो अब हम ये देखेंगे कि उन्होंने बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड की। तो पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। देखो, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। हमें न्यूक्लियाई देखना होता है कि जो दो बॉन्डेड एटम है उन दोनों न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों इक्विलिब्रियम में है, वही हमारा क्या हो जाता है? बॉन्ड लेंथ हो जाता है इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल हो गया ना, कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा होगा, जैसे मान लो H और H के बीच में और O के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। ओवरलैपिंग मतलब, ओवरलैपिंग में क्या पढ़ा था बीबीटी में कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ना एक ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि जो रेडियस और लेंथ को आप एक चीज मान सकते हो, ठीक है, कि सबसे ज्यादा लेंथ किसमें होती है? यहाँ पे लिखा वंडरवॉल रेडियस, यहाँ पे लिखा कोवेलेंट रेडियस, और ये लिखा है आयोनिक, मेटालिक और वंडरवॉल। देखो, आयोनिक, मेटालिक, वंडरवॉल रेडियस का मतलब क्या है? कोवेलेंट तो क्या है? कोवेलेंट ये है जब ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं और दोनों के बीच में क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये तो क्या है? कोवेलेंट। ये क्या है? कोवेलेंट। कोवेलेंट में आप क्या देख रही हो कि डिस्टेंस ना बहुत ज्यादा कम है, दोनों न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, यानी लेंथ बहुत कम है, लेंथ बहुत कम है, रेडियस बहुत कम है। अब देखो, अब ये एक यहाँ पे ऑर्बिटल पड़ा है, एक यहाँ पे ऑर्बिटल पड़ा है, इन दोनों ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे, इन दोनों ऑर्बिटल्स को हम कंसिडर करेंगे, ये है हमारा इनर्ट, इसको हम बोलेंगे इनर्ट, इनर्ट
हमने तो ये भी कहीं नाम नहीं देखा। देखो मैं फिर से बताती हूँ, इनर्ट क्या होगा। इनर्ट कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो हमने आर्गन, जेनॉन, नेऑन, हीलियम, इन सब गैसेस का देखा था। हम जब से चैप्टर शुरू हुआ है ना, तब से पढ़ते आ रहे हैं कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते बिकॉज स्टेबल होते हैं, इनके पास इनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये यहाँ पे एक न्यूक्लियाई है और ये यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियाई है। इन दोनों के पास अपने ऑक्टेट पूरा है, तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, या हम मानते हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। तो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे तो एक दूसरे के पास पास करेंगे, इनको जरूरत ही नहीं है पास पास आने की। तो अब देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये हमने अब भी डिस्कस किया कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो इसको पता है क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वंडर वॉल रेडियस। इसको बोलेंगे हम वंडर वॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस। तो सबसे ज्यादा लेंथ होती है वंडरवॉल रेडियस की, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर होते हैं, इनको जरूरत ही नहीं है पास आने की, जरूरत ही नहीं एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करने की, एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की, बिकॉज दे ऑलरेडी स्टेबल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आयनिक रेडियस होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग नहीं करते, उसमें होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन है ना कंप्लीटली दे देता है, कंप्लीटली या तो इलेक्ट्रॉन ले लिया और कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे दिया, आयोनिक बॉन्ड बन रहा था ना। तो सबसे ज्यादा रेडियस होगी वंडरवॉल की, उसके बाद वंडरवॉल के कंपैरिजन में उसके बाद होगी हमारी कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं। तो आई जस्ट होप ये लेंथ वाला समझ आया होगा। अब यहाँ पे मैं साथ में लेंथ बोल रही हूँ, साथ में रेडियस बोल रही हूँ। तो लेंथ तो हो गई इन दोनों के बीच की दूरी, ये होगी लेंथ। और इनको हम रेडियस भी तो बोल ही सकते हैं ना, कि इन ये रेडियस और ये रेडियस, इनकी दूरी कितनी है। ठीक है, ये बात समझ। अब नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड एंगल। देखो मैं बोलूं कि H2 है, पानी है, तो आप क्या सोचोगे? 2H है, 2H है, एक O है, तो आप क्या सोचोगे? H होगा, HO, ऐसे तो हो नहीं सकता, तो ऐसे हुआ होगा OHH। ये देख लो OHH। अब यहाँ पे O है और इधर H है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 104.5 डिग्री सेल्सियस का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल कैसे बन रहा है, कैसे निकाला होगा? क्या ये इमेजिनरी है? क्या ये साइंटिस्ट ने इमेजिनरी कुछ भी लिख दिया होगा कि यहाँ पे होगा एच एच, ऐसा इमेजिनरी है? नहीं, साइंटिस्ट ने क्या किया था, देखो ये बॉन्ड एंगल और कैसे निकाले थे, लेंथ वगैरह, उन्होंने ना एक्सरे का यूज किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया उन्होंने। अभी डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन देखो मैंने बताया था, डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब आप किसी होल से एक लाइट रे पास करते हो और वो होल से लाइट रे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करके कुछ इस तरीके से फैल जाती है, डिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट का। लाइट क्या हो जाती है? हमने सेकंड चैप्टर में एक टर्म यूज किया था, स्कैटरिंग। लाइट स्कैटर हो जाती है, लाइट फैल जाती है, हमने देखा था ना। वैसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन किया, कोई सॉलिड क्रिस्टल पे एक्स-रे डिफ्रैक्शन किया, तो उन्हें है ना कुछ इस तरीके से फैली हुई लाइट्स दिखी, मतलब रेज दिखी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये क्या है, साथ में बॉन्ड एंगल, साथ में लेंथ, साथ में कोवेलेंट समझो, साथ में आयनिक समझो, साथ में ये एक्सरेज वगैरह समझो। देखो एक्सरेज वगैरह में आपको ये सब एक्सरेज और जो हम रेज के बारे में बात करेंगे, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें रटना नहीं पड़े कि हाँ लेंथ ये होता है, एंगल ये होता है, और हमने इमेजिनरी रट लिया कि हाँ इमेजिनरी कोई भी ऐसा एंगल बन रहा है। ये सब हमें समझना है कि एक्चुअली में साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, जब वो ये लैब में बॉन्ड एंगल वगैरह मेजर कर रहे थे तो उन्होंने किया क्या। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक्सरे को किसी भी क्रिस्टल पे गिराया और एक्सरे डिफ्रैक्शन देखा, फिर उनको ना एक 3D मैप मिल गया। अब इस 3D मैप से उन्होंने कैलकुलेशन वगैरह की और उसके बेसिस पे ये क्या करते थे, उन्होंने बॉन्ड एंगल निकाला। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है कि हमें किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लो कि हम पानी को गर्म करते हैं, अब पानी H2 है और कुछ इस तरीके से वो ऐसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो पहले तो हमें पानी के इस OH बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर हम इस H बॉन्ड को तोड़ेंगे, है ना। पानी गर्म कब होगा? जब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड है वो जब टूट जाएंगे तब पानी गर्म हो जाएगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वो इवेपोरेट होगा। ये सब पढ़ा है ना? हाँ जी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है कि इन बॉन्ड एंगल्स को तोड़ना पड़ता है हमें, तब भी पानी इससे ठंडा पड़ा है। कभी आपने उसको देखा है कि पानी इवेपोरेट हो रहा है? नहीं, पानी के बॉन्ड एंगल को तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी और एंथैल्पी एक ही चीज है। अब मैं एक चीज बता देती हूँ कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना OHH,
अब आपको लग रहा होगा कि इस OH के बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उतनी ही इस OH के बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी, बट ऐसा बिल्कुल गलत है। क्यों है ऐसा गलत? क्योंकि पानी को जब आप तोड़ोगे, जगह नहीं मैं जहां समझाऊं, जब आप इस बॉन्ड एंगल को तोड़ोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं समझाती हूँ। पानी किस में टूटता है? एक तो H+ में और एक OH- में, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाएगी तो OH वाले को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी लगेगी और इसको तोड़ने के लिए अलग एनर्जी लगेगी। और इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कैसे देखा? ये H, ये O हो गया और इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल हो गया 105.5 डिग्री। आई बात समझ? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, H2O को जब तोड़ेंगे तो H+OH, तो हमें पहली एनर्जी देनी पड़ेगी 502 किलो जूल मॉल इनवर्स, ये एंथैल्पी की SI यूनिट है। उसके बाद अगर हम OH वाले को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन गैस बन गया प्लस OH इज इक्वल डेल H टू 427 किलो जूल मॉल इनवर्स। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लग रही है। जैसे नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको तोड़ने के लिए हमें मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पता है इसमें एनर्जी कितनी लगती है? जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ते हैं ना तो इसमें हमें एनर्जी लगती है 925 किलो जूल मोल इनवर्स। कुछ इतनी एनर्जी लगती है अप्रोक्सीमेट 900 के पास। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। आई बात यहाँ तक समझ? अब इसमें है ना बॉन्ड एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, ये तो हो गई बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंगल को मेजर अभी तो हमने बात की कि जब एक्सरे रेज का डिफ्रेक्शन करवाया जाता है और एक्सरे रेज में माइक्रोवेव का भी इसमें पूरा यूज होता है। तो जब ये डिफ्रेक्शन करवाया जाता है ना तो वहां पे एक कैलोरी मीटर नाम आता है। देखो कैलोरी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे भी हम बॉन्ड एंगल को बहुत परफेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी होगी। बॉन्ड एंगल क्या कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। इट हेल्प टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये हमें शेप भी डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे H2O की शेप, ये H2O की शेप, ये बॉन्ड एंगल तो हमें दिखाया ही है कि ये बॉन्ड एंगल इतना है, साथ साथ में इसकी शेप भी तो हमें डिफाइन की है ना। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, कि बॉन्ड का ऑर्डर कितना है। इट इज गिवन नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन दी एटम इन मॉलिक्यूल। द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो मान लो नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हैं? कैलोरीमीटर से इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ बॉन्ड पैरामीटर का, सारे बॉन्ड पैरामीटर्स से कुछ हमारे आइसोटोप समझ आए होंगे। सो थैंक यू सो मच।